दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जर्मन चांसलर की। जर्मन चांसलर फ्रीडरिच मर्स वो इंडिया में आ रहे हैं जनवरी 12 को और 2 दिन की उनकी विजिट होगी और यहाँ पे बहुत बड़ी डील होने वाली है, सबसे बड़ी डील डिफेंस की, $8 बिलियन की। इंडिया के अंदर 6 सबमरीन बनाई जाएंगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जो जर्मन कंपनी बनाएगी और साथ में और भी चीजों पे बात होगी। इंडिया, जबकि ट्रंप कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जीरो है और इंडिया बर्बाद हो गया है, तब हम $8 बिलियन की एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जर्मनी के साथ और $25 बिलियन का एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन किया जाएगा फ्रांस के साथ। 114 रफाल का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, 6 वाक्स ले रहे हैं। फिर हम डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, अपना डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं दिल्ली को सेफ गार्ड करने के लिए। फिर हमारी यूएस के साथ, रशिया के साथ भी बहुत सी डील्स हुई हैं जिसको सीक्रेट रखा गया। S-400 मिसाइल की डील है, S-500 मिसाइल की डील है। साथ में हमारे उनसे Su-75 या Su-57 की डील है जो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। इंडिया अपने आप को प्रॉप अप कर रहा है, अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है क्योंकि इस टाइम पे खतरा बना हुआ सब तरफ से। लेकिन इसी बीच में इंडिया की हम यहाँ बात करेंगे जर्मनी के जो चांसलर की विजिट है, क्या यहाँ पे विजिट, क्या डील होने वाली है और क्या चीजें डिस्कस होने वाली है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी, जर्मनी के ऊपर भी बात कर लेते हैं आज आपसे। हाँ, आप देखिए कि जब जर्मनी की, जब ट्रंप कहता है कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और इसको राहुल गांधी भी सपोर्ट करता है, तो हम इतनी बड़ी डील कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास पैसा नहीं है तो कैसे हम डील कर सकते हैं? $8 बिलियन की हम जर्मनी से कर रहे हैं डील। सर, आप क्यों उसको सीरियसली ले रहे हो? ट्रम्प को इतना दुनिया नहीं ले रही सीरियसली। वो कुछ भी बोल देता है, वो 2 घंटे के बाद चेंज हो जाता है, सुबह उठता है कुछ और बोल देता है, रात को सोने के टाइम कुछ और बोल देता है। तो नोबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली, उसको बोलने दीजिए। लेकिन क्या है, पूरे यूरोप को पता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है और बिलीव मी, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपने वो बच ही गई हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज डील्स विथ इंडिया। उनकी अपने प्लेन मैन्युफैक्चरिंग की पेरिस में, शायद वहां पर वो लोग कमती कर रहे थे आके, लोग अपना लेबर शेडिंग चल रही थी आके, और जैसे ही इंडिया से ये धन ये रेफल के आ गए, दे स्टॉप्ड शेडिंग दैट लेबर फोर्स। अब वही, अभी मोदी जी की तारीफ करें या किसकी तारीफ करें, ये जो रशिया की तरफ मुख मोड़ा है इंडिया ने, बहुत अक्लमंदी का काम है। बिकॉज आफ्टर अमेरिका, इजराइल, अगर कोई कंट्री टेक्निकली बहुत ही पावरफुल है, दैट इज जर्मनी। वो बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उसके ऊपर बंदिशें आ गई, जाके बेचारा वो खुल के नहीं बात कर सक रहा खुल की तरह, बट अदरवाइज जर्मनी इज अ वेरी पावरफुल मिलिट्री पावर और वहां की टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल है और इंडिया के रिलेशन वहां से अच्छे हैं। जर्मनी डजंट लाइक इस्लामिक, ये जो फैनेटिक कंट्रीज हैं जो रिलीजन के बेसिस पे रहते हैं। आई नो, बिकॉज मैं बर्लिन भी जाके रहा हूँ एंड आई बीन ऑल ओवर रशिया, sorry, I've been all over Germany and they don't like these extremist forces. वो शुरू से अभी उनका कंफर्म्ड है कि उन्हें वहां कोई भी पाकिस्तानी आ गया, कोई भी मुस्लिम आ गया, अरे उसके मुंह पे बोलते हैं what do you do? कहता है I am a driver. No, you're a terrorist. इस तरह से उसके मुंह पे बोल देते हैं आके। So Germans are not scared. They have their power and they have their honor. और इंडिया ने अगर रुख बदला है उनकी तरफ देख रहे हैं फॉर फ्यूचर आर्म्स डील एंड फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन। बहुत अकलमंदी का काम है, बड़ा टाइमली ये हरकत की है इन्होंने, विच विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया एज वेल एज द कंट्रीज हु आर डीलिंग विथ इंडिया, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट बिग मनी एंड बिग बिजनेस, और इसमें जर्मनी का भी बहुत फायदा है। देखिए, यूरोप चलता है डिफेंस के ऊपर, डिफेंस और टूरिज्म के ऊपर। अब मेन बात क्या है कि जर्मनी के चांसलर यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी पहली विजिट है। जर्मनी क्या करता था, पहले इंडिया उनसे इक्विपमेंट नहीं लेता था क्योंकि उनकी कंडीशन होती थी, कुछ कंडीशन ऐसे लगाते थे जिसकी वजह से हम इक्विपमेंट नहीं ले पाते थे। लेकिन अब उन्होंने हमको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी दे दी कि आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, उनको भरोसा हमारे पे। और ये डील तब हो रही है जब ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डूब गई है और इस टाइम पे जर्मनी को भी अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने का मौका मिल रहा है क्योंकि इंडिया, यूरोप से बाहर इंडिया ऐसी कंट्री जो सबसे ज्यादा आर्म्स लेती है, सऊदी लेता है, लेकिन अलग बात है। और अब जर्मनी की जो डील हो रही है वो हो रही है उनकी कंपनी थ्रस्टम ग्रुप मैरीन सिस्टम्स, TMKS कहते हैं उसको,
और उनकी डील हो रही है साथ में मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ मिलके ये 6 सबमरीन बनाएंगे। ये जो सबमरीन होगी ये बनाई जाएगी इंडिया के अंदर और इनके अंदर एआईपी सिस्टम लगेगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगेगा। इसकी वजह से क्या है, ये जो सबमरीन है ये पानी के नीचे ज्यादा रह पाएंगी, क्योंकि नॉर्मल जो सबमरीन होती हैं इलेक्ट्रिक जो डीजल सबमरीन वो पानी के अंदर रह सकती हैं 1 से 2 दिन या 3 दिन, ये रहेंगी पानी के अंदर कम से कम 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि इंडिया का इंडियन ओशन बहुत बड़ा है और इसीलिए इंडिया को बड़ी सबमरीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो मेन मुकाबला है वो है चाइना से। और आप देखिए इंडियन ओशन और बियॉन्ड हम अरब सागर में भी चले जाते हैं, हम इंडो पैसिफिक में भी चले जाते हैं, तो इसलिए हमको बड़ी सबमरीन चाहिए। और आपने देखा पीछे हमने टेस्ट किया था एक मिसाइल का जिसकी रेंज थी K4 मिसाइल, जिसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर की, और उसकी वजह से जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है उस पर हम इनको लगा पाएंगे। और पहले हमें सिर्फ पाकिस्तान को डील करना था, लेकिन आज हमें चाइना को भी डील करना है और अगर सबमरीन के अंदर लंबी सबमरीन होगी, मिसाइल होंगी, तो हम हर एक एरिया चाइना को स्ट्राइक कर पाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि हमको एक थर्ड पावर मिल गई है, या जो हमें थर्ड एक अटेंशन चाहिए थी, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन चलते हैं वो चलते हैं लैंड से, एयर से और सी से। अब हम चाइना को भी टारगेट कर पाएंगे, इसीलिए हमको मिसाइल चाहिए, ये ऐसी सबमरीन चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा आपको कि इंडिया के पास 15 सबमरीन और इंडिया ने रिसेंटली 4 सबमरीन और बनाई है, सारी की सारी बनाई है न्यूक्लियर SSBN न्यूक्लियर सबमरीन, और इनके अंदर मिसाइल लगेगी। इंडिया ने पीछे एक प्लान किया था कि हमारे पास जैसे 15 सबमरीन थी, तो इंडिया ने प्लान किया था कि हमको चाहिए 25 सबमरीन एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन, जिसमें से 12 इंडिया अपने अंदर बनाएगा, अपनी कंट्री के अंदर सब होंगी आपकी SSN और SSBN, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन होगी। SSBN होती है जो न्यूक्लियर एक अटैक कर सकती है, और SSN होती है जो पानी के नीचे रह सकती है, न्यूक्लियर सबमरीन होती है। और अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो उसको ये साथ चलती है, उसको सेफगार्ड कर सकती है पानी के नीचे रह के, क्योंकि जब हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो उसके साथ कम से कम 10-12 शिप्स और सबमरीन जाती है। तो ये इंडिया खुद बना रहा है, और एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस भी बना लिया इंडिया ने, बहुत जल्दी उसको इनॉग्रेट भी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास बनाई है, और वहां से सबमरीन नीचे से निकलेगी, एक हिल्स को काट के बनाई है, वहीं से निकलेगी, वहां से कहीं भी चली जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई है, क्योंकि सबमरीन जब ऊपर आती है तो ही आइडेंटिफाई की जाती है। और इसी तरीके से इंडिया ने एक सबमरीन ट्रैकिंग स्टेशन भी बनाया आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। और वो स्टेशन बनने से, क्योंकि हमारे पास जब सबमरीन की स्ट्रेंथ पड़ेगी तो हमें एक ट्रैकिंग स्टेशन भी चाहिए होगा, पहले एक तमिलनाडु के अंदर एक दूसरा स्टेशन चाहिए होगा, ताकि अपने सबमरीन को ट्रैक कर सके, उनको गाइड कर सके, उनको बता सके कहाँ पे है, क्या करना है। लेकिन इंडिया ने कुछ सबमरीन बनाई थी अंडर प्रोजेक्ट 75, जो फ्रांस की मदद से बनाई थी 6 सबमरीन। फिर हम कुछ हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है जो इंडिया 12 बना रहा है, वो बनाई जा रही है अंडर प्रोजेक्ट 75I, उसका 4 बन चुकी है, बाकी हमारी बहुत जल्दी बनने जाएगी। और जहां पे बन रहे हैं वहां पे एक टाइम पे 3-3 सबमरीन बनेगी, जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट 75I की, जो न्यूक्लियर सबमरीन होगी। लेकिन अब जो प्रोजेक्ट है जो हम जर्मनी के साथ मिलकर बना रहे हैं वो है अंडर प्रोजेक्ट 76, और 3 सबमरीन हमारी बन रही हैं फ्रांस की मदद से, वो उनका भी काम शुरू हो चुका है। तो ये जो प्रोजेक्ट 76 है, इसकी हमें इसलिए जरूरत पड़ रही है कि आज इंडिया को चाइना पूरे घेरने की कोशिश कर रहा था हमारे सी में, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट जो आपका श्रीलंका का है, वहां पे भी उसकी एंट्री हो चुकी है। फिर चिटागोंग पोर्ट जो आपका बांग्लादेश का है, वहां पे भी उसकी एंट्री हो चुकी है। फिर एक पोर्ट है उनका म्यांमार के अंदर, वहां पे भी वो एंट्री कर चुके हैं। फिर पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, वहां पे उनकी एंट्री है। तो इन्होंने एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाया था, जिसकी वजह से इंडिया को पूरा घेर रहे थे सी के अंदर, और उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया अपनी सबमरीन की फ्लीट को बढ़ा रहा है। क्योंकि जो रशिया के पास सबमरीन, जो चाइना के पास सबमरीन है, वो है आप समझिए 70 सबमरीन, हमारे पास सिर्फ 15 है। और इंडिया 2035 तक बनाना चाहता है कम से कम 40 सबमरीन, कि हमारे पास 40 सबमरीन हो कम से कम। 25 अब बन रही है, 15 हमारे पास है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर बात करता हूँ। सर, अगर आपने देखा होगा कि मैंने अभी पीछे जो स्टेटमेंट बुक की कि भाई अमेरिका इजराइल के बाद अगर किसी का मैं टेक्निकल एक्सेलेंस में अगर किसी को नंबर देता हूँ दैट इज जर्मनी। क्योंकि आप अगर देखिए कि जब वो 4 दिन की वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, वो चाइनीज, वो उनके मिसाइल्स और चाइनीज एयर डिफेंस कुछ काम नहीं कर पाए। अभी अमेरिका ने जब अटैक किया, ये प्रेसिडेंट को उठा के ले गए वो लोग निकारवा, कौन से अपना वेनेजुएला से हाँ वेनेजुएला में, वहां भी चाइनीज एयर डिफेंस रखा था, वो भी नहीं, दैट वाज हार्डली, इट वाज नॉट अ सक्सेस। तो समहाउ
चाइनीज का खाली मनी पावर है, बट दे आर नॉट अ मिलिट्री पावर। आई एम टेलिंग यू, देव गॉट मनी पावर। पैसा है, वो कंट्रियों को, वो लोगों को पैसा देते हैं और उनको उधार देते हैं और किस तरह से उनको ब्लैकमेल करते हैं और वहां पर उनका कब्जा कर लेते हैं, उनके पोर्शन ले जाते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल थिंग। और वैसे भी कहते हैं ना, वॉर्स वो कंट्री का माइट होता है, हाउ पावरफुल यू आर इन द सी, एट द सी, इन द सी फ्रंट। So that बिल्कुल is the ठीक बात। might of that is the might of every country. So very good that we are going for this submarine contract, huge contract. और अब जब हमारे पास 35-40 हो जाएंगे, I think we will be a force to reckon with, and जो विश्व गुरु बनना चाहता है इंडिया, उसके अंदर ये काफी हेल्प करेगा ये चीज। देखो उधर मेन बात क्या है कि इंडिया के पास इस टाइम पे 160 वारशिप्स हैं और सबमरीन है। इंडिया अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के जा रहा है 200 वारशिप्स और सबमरीन, शायद 2035 तक वो पूरा हो जाएगा। और हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनने जा रहा है। इंडिया अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहता है, क्योंकि हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, और उसके लिए जो हमें रिस्क था चाइना से, उसको हम काउंटर करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से रिस्क है, क्योंकि पाकिस्तान को 8 हैंगर क्लास सबमरीन चाइना बना के दे रहा है, उससे भी हमें चिंता है थोड़ी सी। लेकिन इंडिया ने क्या किया, जब जो हमारी पॉलिसी थी हमारी कंट्री की, वो थी लुक ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ देखेंगे, चाइना की तरफ देखेंगे, करेंगे कुछ। ये मनमोहन सिंह के टाइम में हमारी पॉलिसी चल रही थी। लेकिन जब मोदी आए तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने कहा एक्ट ईस्ट, यानी कि चाइना की तरफ देखो और एक्ट भी करो। उसके बाद इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जैसे मैंने कहा कि उनका हम्बरटोटा पोर्ट पे उनका बेस बनाने की बात थी, चिटागोंग पोर्ट जो बांग्लादेश का वहां पे है, फिर पाकिस्तान का जगवादर पोर्ट है वहां पे है, फिर इनका एक बेस पहले भी है अफ्रीका के अंदर, वो भी है। और सारे तरीके से इंडिया को घेरने की कोशिश थी इनकी। तो पीएम मोदी के आने के बाद जो पहला काम किया, पीएम मोदी विजिट किए बांग्लादेश के अंदर जून 2015 में, और वहां से एक एग्रीमेंट साइन किया उनके साथ कि जो आपका चिटागोंग पोर्ट है, यहाँ पे हमारे शिप्स भी आएंगे, वारशिप्स भी आएंगे। तो एग्रीमेंट साइन किया गया था जब शेख हसीना पावर में थी। साथ में इनके 3 पोर्ट और थे जिनका डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया इंडिया ने। एक हमने जापान को दिलवा दिया, क्योंकि जापान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, वो भी चाइना के खिलाफ है। और बाकी तो जंग डेवलप कर रहा था, वो तो वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो ये सारा का सारा प्लान ठंडे में पड़ गया। फिर जो श्रीलंका का हम्बरटोटा पोर्ट था, वहां पे भी चाइना ने एंट्री कर ली, 1.4 बिलियन से वहां पे पोर्ट को डेवलप किया। लेकिन मोदी के आने के बाद जो उनका एक बटाला एयरपोर्ट था हम्बरटोटा पोर्ट के पास, वो जहां से 40 किलोमीटर दूर था, वो अपने कंट्रोल में ले लिया। वहां पे कोई प्लेन तोड़ता आता नहीं था, एक आधा प्लेन आता था हफ्ते के अंदर। लेकिन अदानी की हेल्प से इंडिया ने उस पोर्ट की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लिया, और साथ में रशिया भी हमारे साथ है। रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, और वो पोर्ट आने से हम जो हम्बरटोटा पोर्ट है उस पर हम पूरी बात रख सकते हैं, जो भी वहां पे सबमरीन आते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे टेक्निकल के लोग भी हैं, रॉ के लोग भी हैं। फिर इन्होंने गवादर पोर्ट ले लिया 2015 में पाकिस्तान का। उससे हमें काफी खतरा लगा कि अब तो चाइना में पीछे से भी घेरने के चक्कर में। लेकिन उसके बाद इंडिया ने जो ईरान का पोर्ट था उसको ले लिया। वो सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था, यानी कि चाबार पोर्ट वो 80 किलोमीटर दूर है गवादर पोर्ट से। मतलब यहाँ के हमारी प्रेजेंस थी वहां पे। नेचुरली जब हमारी प्रेजेंस होती है तो हमारी इंटेलिजेंस के लोग भी वहां होते हैं, ताकि हम वहां पे मॉनिटरिंग कर सके। चौथा काम किया कि इंडिया ने जो डोकम पोर्ट था ईरान का, ओमान का, वो इंडिया ले लिया। और वहां पे पीएम मोदी विजिट किए थे, और ये एग्रीमेंट साइन कर लिया था उनके साथ कि आपके यहाँ पे शिप्स आ सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। और उससे क्या है कि एक तो हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे वाच रख सकेंगे, और जहाँ पे जो चाइनीज वेसल्स आएंगे उन पे वाच रख सकेंगे। कारवार नेवल बेस कर्नाटका के अंदर है, उस पे भी इंडिया ने डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बेस है हमारी आज, तो वहां पे काम करना शुरू कर दिया। फिर जो वियतनाम का तारांग पोर्ट है वहां पे भी इंडिया कंट्रोल आ गया। उससे क्या है कि हम चाइना के क्लोज चले गए। फिर इंडोनेशिया का जो एक पोर्ट है उस पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इंडिया आज अपने आप को पूरा के पूरे इंडियन ओशन के अंदर कंट्रोल करके बैठा है चाइना को काउंटर करने के लिए। और जो हमारी सबमरीन की फोर्स आ रही है वो उससे हम चाइना को काउंटर कर पा रहे हैं, उसको जवाब दे पा रहे हैं। आज इंडिया मजबूत है, और इंडिया और ज्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले कुछ महीनों के अंदर या कुछ सालों के अंदर इंडिया एक फोर्स होगा सी के अंदर। और जिस तरीके से हमने अवाक्स दे रहे हैं, जिस तरीके से हम रफाल्स दे रहे हैं, जिस तरीके से हम SU-75 या SU-57 इंडिया के अंदर बना रहे हैं, तो इंडिया अपने आप को डेवलप भी कर रहा है, अपने आप को प्रोग्रेस भी कर रहा है। इंडिया अपनी पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे है ना, मुझे लगता है कि हम यहीं पे प्रोग्राम खत्म करें, है नहीं, क्योंकि वैसे भी लाइट चली गई है।
जय हिंद, जय भारत। दिल्ली की फेमस लाइट जाने का प्रॉब्लम। एनीवे, जय हिंद सर, जय भारत, वंदे मातरम।